आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। कैंसर की गिनती इंसान को होने वाले सबसे खतरनाक बीमारियों में की जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में पनपती रहती है। अगर समय से पता चल गया तो ठीक, वरना मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। शरीर का शायद कोई भी अंग हो जिसमें इसका खतरा ना हो, यानी ये शरीर के किसी भी हिस्से को अपना शिकार बना सकता है। हमारे देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि इसके इलाज में भी बेहतरी आई है। यही वजह है कि अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा लोग ठीक हो पा रहे हैं। स्वस्थ किसान में आज हम कैंसर पर ही बात करने वाले हैं। विषय रहेगा कैंसर रोग के कारण, उपचार और बचाव। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी हमें हमारे इन फोन नंबर्स पे टेलीफोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच तीन मेहमान, तीन एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डोडुल मंडल। डॉक्टर डोडुल मंडल एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैक्स साकेत, नई दिल्ली में। बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं पहला सवाल डॉक्टर डोडुल मंडल आपसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कैंसर की बीमारी होती क्या है और अमूमन कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, इतना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आज रखने के लिए। जी, जैसे कि हमें मालूम है कि कैंसर या रसोली की जो गांठ होती है, ये शरीर का कोई भी अंग में हो सकता है, चाहे ये सर का चमड़ी से लेके पैर के नाखून तक कोई भी जगह में हो सकता है। जी, जब हमारा बॉडी का सेल्स ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोल होती है, यानी बॉडी उस ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत तेजी से ग्रोथ होना चालू होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर। जी, अब इस ट्यूमर का दो प्रकार होता है, जिसका एक को हम कहते हैं कि बिनाइन ट्यूमर, जिससे जीवन का हानि का रिस्क कम होती है, जो ज्यादातर टाइम जहां पे शुरुआत होती है वहीं पे रह जाते हैं। जी, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर, जो कि शुरुआत होती है कोई एक जगह से, जैसे जैसे टाइम जाता है धीरे धीरे वो ट्यूमर बढ़ता है और धीरे धीरे ये शरीर का हर एक ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, यानी स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। जी, तो इस तरीके से हम बेसिक डिफरेंशिएशन या बेसिक टाइपिंग करते हैं कि बिनाइन ट्यूमर और कैंसर। अब कैंसर में भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि इस किस सेल से इसका ओरिजिन हो रही है। अच्छा। जैसे कि एक होता है एपिथेलियल सेल, जी, जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा, जी, और एक होता है मेसेनकाइमल सेल, जहां से ट्यूमर ओरिजिन होती है, तो हम इसको कहते हैं सार्कोमा। ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप हमारा होता है जिसको हम यूजुअली इसमें डिस्कस नहीं करते, उसको हम कहते हैं लिक्विड कैंसर, यानी ब्लड कैंसर, जो कि ब्लड फॉर्मिंग सेल से होती है, जिसके बारे में डॉक्टर कॉल आपको और भी जानकारी देंगे। तो बेसिक इस तीन टाइप में हम कैंसर को डिवाइड करते हैं। ओके, मैं डॉक्टर डोडुल आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताएं कि आजकल जो कैंसर को एक महामारी के तौर पे देखा जा रहा है, जी, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? ये भी एक बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि महामारी हम किसको कहते हैं, कब कहते हैं। जब कोई भी बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी के बारे में आप सोच सकते हैं, एक कंट्री का या एक कॉन्टिनेंट जिसको हम महादेश कहते हैं, सबका एक पैटर्न होता है कि साल में कितना होनी चाहिए। जी, जब ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम महामारी कहते हैं। जैसे कि अभी हम सब देख रहे हैं कोरोना महामारी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ऐसे कैंसर का भी एक एक्सपेक्टेड पैटर्न था, लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल से जो हम देख रहे हैं कि इसका जो नंबर है हर साल ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। अगर मैं पूरा दुनिया की बात करूं तो इस टाइम पे हर साल पूरा दुनिया में करीब 2 करोड़ नई कैंसर डिटेक्ट होता है। जी, अगर हमारा देश की बात करूं तो हर साल करीब 13 लाख नई कैंसर डिटेक्ट होता है। जी, जी। पर एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 के बीच में हमारा देश में ये नंबर 67% ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये काफी ज्यादा है बहुत। और जब ये इतना ज्यादा होता है तो हम उसको महामारी कहते हैं। और सिर्फ ये एडल्ट्स में नहीं, हम अगर यही नंबर देखते हैं तो बच्चों में भी यही नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो जब ये सारे चीज बढ़ रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है, एडल्ट्स में बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि
पूरा दुनिया में ये बढ़ रहा है तो हम इसको कहते हैं कि एक मॉडर्न एज एपिडेमिक यानी महामारी है। महामारी है, बिल्कुल। कैंसर में बायोप्सी के टाइम पे फैल सकता है। हम इसके बारे में बहुत केयरफुल रहते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सार्कोमा। जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होता है या बोन सार्कोमा होता है, वहां पे हम हमेशा यही कहते हैं कि जो डॉक्टर या जो सर्जन आपका ऑपरेशन करेंगे, बायोप्सी उनके गाइडेंस पे होनी चाहिए, ताकि वो बायोप्सी का ट्रैक जब ऑपरेशन करेंगे उसको भी वो साथ साथ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज दिमाग में रखना है कि बायोप्सी कोई भी रैंडम जगह से नहीं करानी है जी। प्रॉपर सेंटर में अंडर ट्रेन डॉक्टर गाइडेंस पे ही करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो होता है क्या इसकी कोई एज भी निर्धारित है और उसका प्रमुख कारण क्या है और इलाज कराने से कहाँ तक इसके ठीक हो जाने की संभावना होती है? ठीक है, आप जानना चाह रहे हैं किस एज में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना हाँ, है? ये स्टार्ट होता है किस एज में, क्या कोई प्रमुख एज निर्धारित है कुछ? ठीक है, डॉक्टर डोडल आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सवाल पूछने के लिए। जी जी। ऐसे है कि जो हम कहते हैं कि कोई भी एज, ऐसे कोई भी एज नहीं जिस एज में कैंसर नहीं हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर भी कोई भी एज में हो सकता है। कहा जाता है कि बच्चों में जो सबसे कॉमन ट्यूमर है उसमें ब्रेन ट्यूमर आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अडल्ट्स में ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है। बच्चों का ब्रेन ट्यूमर का टाइप डिफरेंट होता है, अडल्ट्स में ब्रेन ट्यूमर का टाइप डिफरेंट होता है। तो ये दिमाग से सबसे पहले निकाल देना चाहिए कि बच्चों में नहीं हो सकता है, अडल्ट्स में नहीं हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर कोई भी एज में हो सकता है। हम बहुत बच्चों देखते हैं जिसका ब्रेन ट्यूमर होता है, और बच्चों में जो ब्रेन ट्यूमर होता है ज्यादातर उसमें हम जो देखते हैं मेडलोब्लास्टोमा, जो कि ब्रेन की पीछे की तरफ होती है। कुछ हाई ग्रेड ग्लायोमास आजकल हम देख रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चों में धीरे धीरे उसका भी नंबर बढ़ रहा है। ऐसे एडल्ट्स में जो हम देखते हैं सबसे कॉमनली उसको हम कहते हैं ग्लायोमा, जो कि कैंसरस ट्यूमर है। एडल्ट्स में बहुत कुछ बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है जो कि बच्चों में भी हो सकता है। तो कोई भी एज ब्रेन ट्यूमर से इम्यून नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उम्र से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। किसी उम्र में भी हो सकता है। और वो जो सब कारण पूछना चाह रहे थे। ब्रेन ट्यूमर का बहुत कोई खास कारण अब तक पता नहीं चला। बहुत लोग स्पेकुलेट करते हैं, सोचते रहते हैं कि आज के लिए जो हम मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं इससे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इसका जो रेडिएशन के नेचर है, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि इससे बिल्कुल हो ही सकता है। ज्यादातर टाइम पे बच्चों के जब कोई ट्यूमर्स होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं। एडल्ट्स में जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसका भी खास कोई रीजन यानी कारण हमें पता नहीं चलता है। बिल्कुल जी। डॉक्टर डोडल आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो कैंसर के जो लक्षण हैं, अगर हम लक्षणों की बात करें, क्या होते हैं, उस विषय में हमें आप बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो आम इंसान के लिए कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कर रहे हैं, जो कि सब कुछ आसान भाषा से समझ सकते हैं। जी। तो हम जो कुछ बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है, यानी एक होती है कि बॉडी में कहीं पे भी कोई गांठ है जो कि काफी सालों से था लेकिन अब बहुत जल्दी बढ़ रहा है जी। तो ये एक साइन होती है जो कि कैंसर हो सकता है। कई जगह पे हमारा चमड़ी में कोई निशान होती है, काला काला दाग होता है जिसको हम मोल्स कहते हैं जी। तो उसमें भी कई बार ये चीज दिखा जाता है कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो था शरीर में पिछले 10 साल 15 साल 20 साल, अचानक पिछले 1 महीने 2 महीने से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक साइन होती है जिससे कि हम सोचते हैं कि ये स्किन का कैंसर हो सकता है। सडन चेंज इन बावल हैबिट, यानी किसी का डेली अच्छा चल रहा था, पिछले 3 महीने 6 महीने से कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कभी डायरिया हो रही है, कभी स्टूल के साथ ब्लड निकल रहा है, कभी यूरिन के साथ ब्लड निकल रहा है। तो कोई भी ऑर्गन से अगर ब्लीडिंग होती है तो ये एक साइन हो सकता है। जी। कोई एक अल्सर है बॉडी में जिसको हम कहते हैं घाव था, अगर बहुत दिनों से लंबी दिनों से कोई घाव है जो कि हीलिंग नहीं हो रही है तो उसको भी हम कैंसर का साइन मानते हैं। अच्छा। किसी को खांसी हो रही है, महीनों भर खांसी हो रही है, तो हम सोचते हैं कि कई बार कि ये भी कैंसर से हो सकता है। लेकिन हम कुछ चीजों में खांसी के जो प्रॉब्लम है आज के दिन में पॉल्यूशन रिलेटेड, तो इसके साथ भी उसको डिफरेंशिएशन करना जरूरी होता है। तो जो डॉक्टर देखेंगे जरूर वो ये भी डिसाइड करेंगे कि ये पॉल्यूशन, कोल्ड या इन्फेक्शन रिलेटेड कफ है या ये ट्यूमर से हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे हम ब्रेन ट्यूमर का सवाल अभी सुन रहे थे, तो जैसे ब्रेन ट्यूमर का जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स होता है, किसी को हेडेक होती है जो कि बहुत ज्यादा हेडेक हो रही है,
कॉमन मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रही है, नींद से उठने के बाद ही हेडेक चालू हो गया है, कभी कभी उससे दौरा भी पड़ता है, कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स होता है हम सोचते हैं कि हो सकती है इनका कोई ब्रेन ट्यूमर हो। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं सडनली कोई वीकनेस लेकर, बिल्कुल अच्छा खासा बंदे चल रहा था, सडनली एक हाथ का या पैरों का वीकनेस आ गया। तो हमने ऐसे भी पेशेंट देखा जिसका स्कैन में फिर अल्टीमेटली ट्यूमर निकला। तो ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो सिम्टम्स, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स कैंसर के कारण हो सकता है। जरूरी है ये समझना कि हर एक सिम्टम कैंसर के लिए जब हो सकता है, लेकिन हर एक सिम्टम कैंसर से नहीं है। बिल्कुल, तभी हमें टेस्ट करने की जरूरत होती है। वही हेडेक के लिए हम एमआरआई एडवाइस करते हैं जब हमारा सोच में आता है कि ये ट्यूमर हो सकता है, लेकिन हर एक बंदा अगर हमारे पास आता है कि हेडेक है तो हम एमआरआई जरूर नहीं करवाते हैं। तो ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस और उनका अंडरस्टैंडिंग से होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं कि संदेह तो है, लेकिन पुख्ता तौर पे आप कह नहीं सकते कि ये लक्षण उसी के हैं, और जांचों के बाद ही उसका क्लैरिटी या स्पष्टता आती है। डॉक्टर डोडल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कैंसर हो जाता है जी, तो कौन सा ट्रीटमेंट उसको करवाना चाहिए? डॉक्टर साहब, इस विषय में हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इसका कोई वन सेंटेंस या वन वर्ड मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, हर एक पेशेंट डिफरेंट है, हर एक पेशेंट का कैंसर डिफरेंट है। एक ही कैंसर दो अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हमें देखना होता है कि पेशेंट क्या है जी, कैंसर कहाँ पे है। उसके बाद आते हैं कि उसका टाइप कौन सी है, जो हम बायोप्सी में देखते हैं। फिर हम देखते हैं उसका स्टेज क्या है, जो हम मल्टीपल स्टडीज करते हैं, जैसे हम कभी सीटी स्कैन करते हैं, कभी एमआरआई करते हैं, कभी पेट सीटी स्कैन करते हैं। तो इतना सारे स्टडीज के बाद हम डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पेशेंट का कैंसर क्या टाइप है, क्या स्टेज है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एकदम ऑप्शंस पूछना चाहते हैं कि कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो 3-4 ही ट्रीटमेंट है जो कि कोई भी कैंसर में यूज करते हैं। जैसे कि सर्जरी यानी ऑपरेशन, दूसरा रेडिएशन, तीसरा कीमोथेरेपी या सिस्टेमिक थेरेपी, जिसके अंदर हम आज के दिन में केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज बताते हैं। तो ये 3 ही ट्रीटमेंट है जिसको हम A+B+C या फिर A+B, B+C, A+C डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से यूज करते हैं। कभी हम सर्जरी पहले करवाते हैं, तो कभी रेडिएशन पहले करवाते हैं, तो कभी कभी केमो पहले करवाते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर पेशेंट, कैंसर का टाइप, कैंसर का लोकेशन, स्टेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट का कंडीशन कैसा है, कि क्या पेशेंट जो ट्रीटमेंट हम सोच रहे हैं, क्या पेशेंट वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने के कंडीशन पे है कि नहीं। तो इसके बाद ही हम फाइनल डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना है। बिल्कुल डॉक्टर, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग की बात आती है, तो 2-3 चीजें हमें दिमाग में रखना है। एक है स्क्रीनिंग की एक एज होती है जी। हर एक पेशेंट को या कोई भी इंसान काला कि हमें कहे कि हमें स्क्रीनिंग करना है, तो हम सबको नहीं करवाते हैं। स्क्रीनिंग की एक गाइडलाइन होती है, कुछ अमेरिकन गाइडलाइंस है, जिसके हिसाब से एक पर्टिकुलर एज और कुछ रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं। अगर उस बंदे में कोई हाई रिस्क फैक्टर्स है तो फिर हम स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन करते हैं। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कैंसर के स्क्रीनिंग के बारे में हमें सबको ध्यान देना चाहिए, जो है सर्वाइकल कैंसर, यानी जो फीमेल्स में होती है, पूछना चाहता आपसे, जिसको हम कहते हैं कि बच्चादानी का मुंह का कैंसर जो हम कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा विषय है। आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल इम्यूनोथेरेपी या प्रोटोन थेरेपी की बात काफी सुनने में आती है, कितनी इफेक्टिव है, कितनी असरदार है डॉक्टर साहब ये थेरेपी? जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। तो सबसे पहले हमें ये हमें डिस्कस करना है कि प्रोटॉन थेरेपी या प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है और इम्यूनोथेरेपी क्या है। तो सबसे पहले ये दो पूरा के पूरा अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है वो एक तरीका का रेडिएशन ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत सालों से जो कैंसर का इलाज हो रहा है वो रेडिएशन से होती है। जी। करीब 100 साल, 120 या 100, मतलब 120 साल से ये जो कैंसर का इलाज चल रहा है, पहले ऑपरेशन से, उसके बाद रेडिएशन से। बिल्कुल। अब इस रेडिएशन का बहुत डेवलपमेंट्स हुई है। एकदम शुरू में जो होता है रेडिएशन का सीड्स होता था, जो कि 100 साल पहले यूज होता था। जी। धीरे धीरे फिर रेडिएशन की मशीन चालू हुई। जी। लेस डेवलप्ड मशीन, फिर मोर एडवांस्ड मशीन। अभी ये जो मोर एडवांस्ड मशीन, जिसको हम जानते हैं लीनियर एक्सीलरेटर नाम पे, तो ये चालू हुआ करीब आज के दिन से अगर हम सोचेंगे तो करीब पिछले 60-70 साल से ये ट्रीटमेंट चल रहा है। जी। इसी का एक न्यू एडवांस्ड फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन बीम थेरेपी, जिसमें एक्सरे की जगह
जो रेडिएशन निकालता है वो एक पार्टिकल होता है, जिस पार्टिकल को हम कहते हैं कि प्रोटॉन। अब ये थियोरेटिकली हम देखेंगे तो प्रोटॉन बीम थेरेपी भी कैंसर का ट्रीटमेंट में करीब लास्ट 30 साल से चलते आ रहा है, लेकिन वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, दुनिया के बहुत गिने चुने जगह में है, और ऐसे भी नहीं कि उतना कॉस्टली ट्रीटमेंट के बाद एकदम मैजिक जैसे कोई रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसका डेफिनेटली रोल है, ये एक स्पेशल टाइप का रेडिएशन ट्रीटमेंट है, कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन में इसका बेनिफिट होती है। बच्चों का कैंसर में हम रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी के पास वो अफोर्डेबिलिटी है और फैसिलिटी है तो प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जो रिस्क होता है रेडिएशन से, प्रोटॉन बीम थेरेपी से बच्चों का ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे और भी कुछ कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन है जहां पे हम डिसाइड करते हैं कि कन्वेंशनल जो लीनियर एक्सेलरेटेड बेस्ड ट्रीटमेंट जो है या एक्सरे बेस्ड ट्रीटमेंट जो है उससे शायद प्रोटॉन बीम थेरेपी से ज्यादा फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ लेस टॉक्सिसिटी। अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहां हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन बीम ट्रीटमेंट करने से पेशेंट का लाइफ ज्यादा होती है। अब तक हम इतना कह सकते हैं कि प्रोटॉन बीम थेरेपी से कुछ साइड इफेक्ट्स कम हो सकता है। तो ये हो गया आपका प्रोटॉन बीम थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो है हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कीमोथेरेपी, तो बेसिकली ये ड्रग्स होती है, इंजेक्शंस होता है मोस्टली, जो कि सलाइन से मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी भी ऐसे ही दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी वो भी ऐसे ही दिया जाता है। कुछ कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि कैप्सूल फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में आता है। मैक्सिमम इम्यूनोथेरेपी जो हम डिस्कस करते हैं दे आर इंजेक्शंस, मेडिसिन जो पेशेंट के शरीर में नासोसित दी जाती है। बिल्कुल। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इम्यूनोथेरेपी नाम आया है इम्यूनिटी सिस्टम से, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये एक इंसान का अपना इम्यूनिटी सिस्टम को यूटिलाइज करता है टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज द डिफरेंस। केमोथेरेपी में क्या होता है, द ड्रग इटसेल्फ एक्ट्स अगेंस्ट द कैंसर सेल। बिल्कुल। इम्यूनोथेरेपी में दैट मेडिसिन जो मेडिसिन है वो हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो टी सेल्स होता है वो जाके कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट में फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। डॉक्टर साहब की हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वो ही कैंसर नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाना एक दूसरा चीज है। बूस्ट ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है अगेंस्ट फाइटिंग कैंसर सेल्स, और कुछ नहीं। ये नहीं कि हमारा इम्यूनिटी कोई इन्फेक्शन के अगेंस्ट में बढ़ा दे या ऐसे कुछ करे। एक पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट में जब आप एक पर्टिकुलर इम्यूनोथेरेपी कर रहे हैं तो वो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ कैंसर। अच्छा, उस तरह के कैंसर। एग्जैक्टली। अमरेन जी जुड़ चुके हैं। अमरेन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी अमरेन जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। हाँ जी सर, हमारे बहन के फादर इन लॉ हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनके पित्त के थैली में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। कैंसर डिटेक्ट हुआ, ओके, ठीक है। अभी जस्ट मतलब महीना दिन के अंदर की बात है। ठीक है। 20 दिन करीब। तो क्या उनके लिए कुछ देंगे सुझाव डॉक्टर साहब, या उनका इलाज हो सकता है, मानो वो बच सकते हैं? आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर डोडल को रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब, इनके आप डॉक्टर साहब हो सकता है आपसे और भी सवाल पूछें। हाँ डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनका शरीर का किस ऑर्गन का कैंसर है, कहाँ पे, किसका? पित्त का थैली का। तो पित्त का थैली का जो कैंसर होता है, गॉल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर हमारा देश में ज्यादातर टाइम पे बहुत एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है। तो उसका स्टेज सबसे पहले देखना है, जिसके लिए हम कुछ कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि सिटी स्कैन या पीईटी सिटी स्कैन जो होता है, आजकल हम ये सारी टेस्ट यूजुअली रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। उससे स्टेज पता चलता है कि एग्जैक्टली किस स्टेज में है। दूसरा है कि अगर ये अर्ली स्टेज में है या ऑपरेशन संभव होती है तो सबसे पहले तो ऑपरेशन करवानी चाहिए। ऑपरेशन के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि फर्दर केमोथेरेपी या रेडिएशन या दोनों का जरूरत है या नहीं है। तो ये डिसीजन होगा अगर ऑपरेशन हो सकता है तो उसके बाद। तो सबसे पहले इनको इन्वेस्टिगेट करवानी चाहिए स्टेज पता करने के लिए। दूसरा है एफएनएसी या बायोप्सी करनी चाहिए गॉल ब्लैडर की जो मांस है वहां से, तो क्योंकि कई बार हम बहुत रेयर कुछ कैंसर्स देखते हैं। तो अगर ये कैंसर जो कॉमन होता है जिसको हम एडेनोकार्सिनोमा कहते हैं, अगर ये गॉल ब्लैडर की एडेनोकार्सिनोमा है, ऑपरेशन संभव होती है तो सबसे पहले ऑपरेशन करवानी चाहिए। ऑपरेशन के बाद जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आएगा उसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि फर्दर कीमोथेरेपी या रेडिएशन या दोनों का जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप उसका पालन करिए और बिल्कुल आपकी समस्या दूर हो जाएगी। सब अगर हम थोड़ा वैक्सीन की बात करें, अगर प्रिवेंशन की बात करें, बचाव की बात करें, क्योंकि अगर बीमारी ना हो तो वो और सबसे बेहतर होगा, ना केवल हमारे डॉक्टरों के लिहाज से बल्कि मरीज के लिहाज से भी। तो डॉक्टर साहब,
किस तरीके से कैंसर को रोका जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है? कौन से ऐसे वैक्सीनेशंस हैं जिनसे हम कुछ तरह के कैंसरों से बच सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका सवाल जो है वो कैंसर रोकने के लिए। जी, तो वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले मैं 2-4 शब्द बोलना चाहूंगा कि कैंसर रोकने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। ये दिखाया गया कि हमारा देश में जो कैंसर होती है उसका 60 to 70% कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल है। क्योंकि वो या तो फिर कोई इन्फेक्शन से हो रही है, जैसे मैंने सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहा था। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो औरत में होती है, 95% केस में ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से होती है, जो HPV वायरस, जो कि प्रिवेंटेबल है। जी। दूसरा है जो हमारा देश में अगर देखेंगे, स्मोकिंग, टोबैको, पान, गुटखा, बहुत एडवर्टाइजमेंट में चल रही है आजकल, पान मसाले ये सब लेके, इसका यूज बहुत होती है। तो जो हेड नेक कैंसर होता है, जो कि हमारा देश में मेल में जो सबसे कॉमन है, तो ये हेड नेक कैंसर। अगर आप इसको दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, तो ये लंग कैंसर भी अगर इसमें आप जोड़ देंगे, तो ये 3 चीज जो है, स्मोकिंग रिलेटेड, टोबैको रिलेटेड और इन्फेक्शन, तो इसी से हमारा कंट्री का 60% कैंसर होता है, जो कि प्रिवेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले की बैड हैबिट्स बंद करनी है, स्मोकिंग रोकनी चाहिए, टोबैको यूज बंद होनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट लॉज और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और थर्ड जो हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है, उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो अभी भी जब हम कैंसर वैक्सीन की बात करते हैं तो मोस्टली हम सर्वाइकल कैंसर की ही बात करते हैं। इसको छोड़ के एक और कैंसर भी है जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते हैं, जो है लिवर कैंसर। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा लिवर कैंसर जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से। डॉक्टर, उसका भी वैक्सीन तो है? हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है, जो हमारा हिसाब से आज के दिन में सबको लेना चाहिए, जिससे आप हेपेटाइटिस बी रिलेटेड लिवर कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी रिलेटेड वैक्सीन जो है उसको और कोई प्रोटेक्शन वो नहीं दे सकता है। जैसे हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इंडिया में एक स्टडी में देखा गया था कि रदर देन हेपेटाइटिस बी 20-30% लिवर कैंसर हमारा होता है फैटी लिवर से, जिसका कारण है बहुत ज्यादा ऑयल कंजम्पशन, खाने में भर भर के तेल, घी, मक्खन, चर्बी। तो इसको अगर रोकेंगे तो जो नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटोहेपेटाइटिस हम इसको कहते हैं, ये रोक सकते हैं। इससे भी कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है। काफी अच्छा तो एक है वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में है, इसका भी 2-3 डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल है। और एक है रिड्यूसिंग फैट, रिड्यूसिंग अल्कोहल इन डाइट, स्टॉपिंग स्मोकिंग, स्टॉपिंग टोबैको यूज, स्टॉपिंग पान मसाला। तो इससे ही मैक्सिमम कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया।